ईरान आग बबूला है और वो अपने तमाम प्रॉक्सीज को इस कदर तैयार कर रहा है कि किसी भी वक्त इजराइल के ऊपर बड़ा हमला बोला जा सकता है कि मिडिल ईस्ट पर जो महायुद्ध इस वक्त मंडरा रहा है उससे उबर पाना अब इजराइल के लिए भी संभव नहीं है। जॉर्डन में ही उनकी 90% मिसाइल्स को, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल को गिरा दिया जाएगा। वो सेना दरअसल इस वक्त नॉर्दर्न बॉर्डर पर ही खड़ी है और वो किसी वक्त हिजबुल्लाह के ठिकानों को ग्राउंड हम कहें कि ऑपरेशंस के जरिए निस्तनाबूद करने के लिए भीतर घुस सकती हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में इस हत्याकांड को अंजाम देने में मोसाद ने सफलता हासिल की है। सवाल तो दरअसल ईरान के इकबाल पर भी है। वहीं हिजबुल्लाह जो कि नॉर्दर्न बॉर्डर से देखिए तो इजराइल के कई ठिकानों को दहला चुका है और हाल में हुई घटना जो गोलन हाइट्स की वो बतलाने के लिए काफी है। इस वक्त दुनिया भर की निगाहें मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई हैं, जहां मंडरा रहा है महायुद्ध का खतरा। जिस तरह से हमास के सुप्रीम लीडर इस्माइल हानिया की मौत तेहरान में हुई, उसके बाद सबकी निगाहें इजराइल पर टिकी हुई है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ईरान आग बबूला है और वो अपने तमाम प्रॉक्सीज को इस कदर तैयार कर रहा है कि किसी भी वक्त इजराइल के ऊपर बड़ा हमला बोला जा सकता है। मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल भी मौजूद हैं। हम लोग लगातार अक्टूबर 7 के बाद से अब तक इजराइल और हमास जंग को फॉलो कर रहे हैं, साथ ही हम फॉलो कर रहे हैं हिजबुल्लाह और तमाम ईरान के प्रॉक्सीज को भी। हम और राहुल कई महीने वहां गुजार चुके हैं, लेकिन युद्ध की स्थितियों के इस वक्त के दरअसल माहौल में क्या हालात पैदा हो रहे हैं, इस पर आज बात करना जरूरी है, क्योंकि मिडिल ईस्ट पर जो महायुद्ध इस वक्त मंडरा रहा है उससे उबर पाना अब इजराइल के लिए भी संभव नहीं है और ईरान के लिए तो असंभव ही जान पड़ता है। क्यों राहुल, क्या स्थितियां आपको दिखाई दे रही हैं? देखिए, बहुत अलग तरह की स्थिति है, क्योंकि ईरान के पास विकल्प क्या रह जाते हैं। अगर आज के दिन की बात करें तो लगभग 24 घंटे पहले ईरान के नए राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण समारोह होता है और उसी दिन ही उनकी राजधानी के उत्तरी हिस्से में इस्माइल को मार गिराया जाता है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती जो उनके शपथ से ही शुरू हो जाती है। अब विकल्प क्या बचे हैं? अगर तेहरान से दूरी की बात करें, तल अवीव की या यरूशलेम की लगभग 1700 से लेकर के 1900 किलोमीटर के आसपास है। पहले वो अपना ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस करके देख चुके हैं और ये भी जान चुके हैं कि जॉर्डन में ही उनकी 90% मिसाइल्स को, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल को गिरा दिया जाएगा, ड्रोन्स पहुंच नहीं पाएंगे। और जब 200 से लेकर 300 रॉकेट्स का इस्तेमाल किया, मिसाइल का इस्तेमाल किया, तो दोबारा ये ऐसा कुछ करेंगे, इस बात की संभावना कम रहती है। दूसरा विकल्प यमन से निकलता है कि हूती विद्रोही क्या बड़ा ऑपरेशन कर सकते हैं। वहाँ से भी 1500 किलोमीटर के आसपास का पूरा रेड सी है। रेड सी जहाँ पे ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका का जंगी बेड़ा मौजूद है, एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है और वहाँ से भी पार पाना संभव नज़र नहीं आता। हमास की बात करें, हमास के ही इस्माइल को मार गिराया है, लेकिन हमास खुद ही लगभग अपनी अंत के कगार पे है, तो वो भी ऑप्शन नज़र नहीं आता। ऑप्शन सिर्फ उत्तरी सीमा से शुरू होता है, उस भूगोल से शुरू होता है जो लेबनान बॉर्डर्स पे पहुंचता है, यानी हिजबुल्लाह। और हिजबुल्लाह के अंदर वो क्षमताएं हैं मदरेन, क्योंकि अगर हम जुलाई 2006 की बात करें, जब हिजबुल्लाह के सैनिक, उनके लड़ाके उतर के आते हैं, इजराइल के ऊपर अटैक करते हैं, 8 से 9 सैनिकों को मार गिराते हैं और 2 सैनिकों को अपने साथ ले जाते हैं और लगभग 1 से लेकर 1.5 महीने का वॉर होता है। और उस वॉर में निर्णायक रूप से ये कहा नहीं जा सकता कि इजराइल जीता था और अकेला इजराइल की आज़ादी, इजराइल के जन्म के बाद पहला वॉर था जिसमें डिसाइसिव विक्ट्री इजराइल के पास नहीं थी। तो तुर्क का इक्का वही है। लेकिन राहुल, तुर्क का इक्का तो हमें हिजबुल्लाह जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि तेहरान पर इस हमले के ठीक 8 घंटे पहले इजराइल ने न सिर्फ हिजबुल्लाह के सबसे बड़े ठिकाने को टारगेट किया, बल्कि आप ये देखिए कि बेरूत के आउटस्कर्ट में सुकर, जो कि टॉप कमांडर था हिजबुल्लाह का, उसको मार गिराया। ये वही कमांडर है जिसे हम कहते हैं कि दरअसल राइट हैंड जो है ये खास तौर पर नसरुल्लाह का रहा है, यानी हिजबुल्लाह चीफ का रहा है। और इसी पर ये आरोप भी लगे थे कि गोलन हाइट्स के इलाके में जो रॉकेट फायरिंग की गई थी उसमें जो इजराइल का एक समूचा, हम कहें कि फील्ड जहां पर बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, वो उसकी जद में आए थे, 12 बच्चे मर गए थे और उसके बाद इजराइल ने इस बड़े हमले को अंजाम दिया। इस वक्त लेबनान में जिस तरह की अफरा तफरी मची हुई है, खास तौर पर इसलिए क्योंकि इजराइल और बड़े हमले हिजबुल्लाह पर बोल सकता है और इस वक्त इजराइल की जो
टैक्टिक्स है उसमें हम देख रहे हैं कि जो हमला इस वक्त लेबनान पर होगा उसमें लेबनान का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रभावित होगा, एयरपोर्ट प्रभावित होगा, जिसके कारण हमने देखा कि बेरूत इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उस पर लगातार फ्लाइट्स जो हैं वो अब तक 20 से 25 रद्द हो चुकी हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि उसका पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी इजराइल टारगेट कर सकता है। तो हिजबुल्लाह को हल्के में बिल्कुल इजराइल नहीं ले रहा और इसीलिए पिछले 2 महीने में हमने देखा है कि जो गजा से दरअसल इजराइल ने अपनी सेना को निकाली, वो सेना दरअसल इस वक्त नॉर्दर्न बॉर्डर पर ही खड़ी है और वो किसी वक्त हिजबुल्लाह के ठिकानों को ग्राउंड हम कहें कि ऑपरेशंस के जरिए निस्तनाबूद करने के लिए भीतर घुस सकती हैं। लेकिन डिटरेंट के तौर पर ईरान खड़ा है और ये जो हमला आज की तारीख में हुआ है, ये जो हमला हम देखें कि तेहरान में हुआ है, ठीक उसी दिन जिस दिन ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पेजेश्कियान शपथ लेते हैं और उनके शपथ ग्रहण समारोह का अभी खुमार उतरा भी नहीं है कि उनके सबसे महत्वपूर्ण गेस्ट में से एक यानी हमास के चीफ को उसी तेहरान में इजराइल, हालांकि इनकार कर रहा है क्योंकि फॉरेन लैंड पर किसी हमले को इजराइल मानता नहीं है, लेकिन सबको मालूम है कि इसके पीछे इजराइल और मोसाद का कितना बड़ा हाथ है। तो इजराइल उनके ही प्रमुख गेस्ट को मार गिराता है, उस इस्माइल हानिया को मार गिराता है जिसके विजुअल सामने हैं। वो इस्माइल हानिया जो कि पेजेश्कियान के साथ गले मिलाते हैं, उनके हाथ को ऊपर उठाते हैं और इस शपथ ग्रहण समारोह के दौरान हम देख रहे हैं कि किस तरह से इस्माइल हानिया विशेष तौर पर ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खोमैनी से मुलाकात करते हैं, गंभीर बातचीत होती है, उसका वीडियो भी पब्लिक डोमेन में है। तो ये तो ईरान के इकबाल को चैलेंज करने के बराबर है। ये तो दरअसल ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पेजेश्कियान के लिए एक बड़ा चैलेंज, एक बड़ा खतरा कहीं ना कहीं इजराइल ने पैदा किया है। इससे ईरान कैसे निपटेगा, अपने इकबाल को ईरान कैसे बचाएगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन मधुरन, जिस तरीके से आपने खुद कहा कि जब बात की जाती है एयर रेड की, तो एयर रेड में इजराइल का सानी नहीं है। F-35 का अगर रडार क्रॉस सेक्शन की बात करें 1 मीटर से भी कम का है तो उसे पकड़ना नामुमकिन जैसा है। जब हम नेवल फोर्सेस की बात करते हैं तो भी इजराइल का कंपैरिजन ना आप हूती विद्रोहियों से कर सकते हैं ना ईरान से कर सकते हैं, लेकिन जब ग्राउंड ऑपरेशन की बात आती है तब स्थिति इतर होती है। सोचिए कि जहां हम मौजूद थे, गाज़ा पट्टी का इलाका 30, 35, 40 किलोमीटर का, उस इलाके को जीतने में 10 महीने के आसपास का वक्त लग जाता है और उसके बावजूद भी डिसाइसिव विक्ट्री अभी तक मिली नहीं है। अंदर अभी भी जंग जारी है। तो जब भी हम बूट डाउन की बात करते हैं तो स्थिति मुश्किल हो जाती है और हमेशा से हुई है। आप वियतनाम की बात कर लीजिए जहां पर अमेरिका हार के गया, आप अफगानिस्तान की बात कर लीजिए जहां पर अमेरिका से लेकर रूस हार के गया, आप यूक्रेन की बात कर लीजिए जहां पर रूस अभी तक बीते 105 महीने के आसपास का वक्त हो गया है, अभी तक जीत नहीं पाए। तो निश्चित तौर से जो ग्राउंड ऑपरेशन है वो अलग होते हैं। और मैंने जो हिजबुल्ला इसलिए जिक्र किया क्योंकि भूगोल उनके पास है, टोपोग्राफी उनके पास है, वो ऊंचाई पर है। ऐसे में अगर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होता है, प्रोजेक्टाइल में इजराइल नंबर 1 पर है, उनके पास डिफेंस सिस्टम नंबर 1 पे हो सकता है, लेकिन जब ग्राउंड ऑपरेशन होगा तो हो सकता है स्थिति इससे इतर हो। और जो सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ है वो है चेस बोर्ड। चेस बोर्ड पे आप देखिए जहां हम पहले मौजूद थे, इससे पहले वाली वॉर में यूक्रेन की अगर बात करें उस संदर्भ में देखा जाए तो यूक्रेन को आगे करके पीछे कौन खड़ा था? पूरा का पूरा नाटो, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका साथ में था। क्या ये सब कुछ लेबनान के साथ किया जा सकता है कि लेबनान सिर्फ मोहरा हो? और उस इंटरनेशनल ग्लोबल चेस बोर्ड के पीछे कौन होंगे? तुर्की पीछे हो सकता है, रूस पीछे हो सकता है, चाइना पीछे हो सकता है, ईरान पीछे हो सकता है, नॉर्थ कोरिया पीछे हो सकता है। यानी कुल मिलाकर के वो तमाम शक्तिशाली देश जो अमेरिका के खिलाफ खड़े हैं वो मोहरा बना सकते हैं लेबनान को, सीरिया को, और वो एक नया यूक्रेन बनेगा और इस बार फंसता हुआ अमेरिका नजर आएगा। जी मतलब देखिए, अमेरिका लगातार हर वॉर जोन में अपने आप को एंटर करता है और उसे पता है कि ये वॉर जोन जो है वो दरअसल उसको या तो लीड देगा या फिर एक ऐसे वॉर जोन को वो आगे एस्केलेट करता जाएगा जहां उसके अपने हित भी सत्य रहे हैं। खासतौर पे आप देखिए, जब हम वॉर को चेस बोर्ड की तरह देखते हैं तो इजराइल का नज़रिया कहीं और होता है। इजराइल का ये मानना है कि उसके लिए वॉर चेस बोर्ड नहीं है। अमेरिका के लिए वॉर चेस बोर्ड हो सकता है, पर इजराइल के लिए ये सांप और सीढ़ी का खेल होता है और इजराइल हमेशा सीढ़ी तलाशता है और वो हमेशा स्नेक को डिच दे के आगे निकलता है। और इसीलिए आप देखिए, चाहे पिछले लेबनान वॉर हो, सीरिया वॉर हो, या फिर जिस तरह से इजराइल का प्रादुर्भाव वहाँ पर दिखाई देता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उसने हमेशा सुपर पावर को चैलेंज करते हुए ऐसी स्थितियाँ प्रदर्शित की हैं। इस वक्त के हालात में चूंकि हम दोनों वहाँ पर रहे हैं और जाहिर तौर पर राहुल, हम और आप दोनों खासतौर पर लेबनान बॉर्डर हो या फिर गजा बॉर्डर हो, दोनों देखते रहे हैं। गजा की स्थितियां दरअसल इसलिए हम कहें कि हमास के अनुकूल रही जहां हम लोग खुद मौजूद रहे, क्योंकि उसका जो अपना एक टनल नेटवर्क है वो एक अलग तरह के हम कहें कि वॉर जोन को क्रिएट करता है। दूसरा ये भी देखना दिलचस्प है कि वहां पर दरअसल एक बड़ी आबादी जो है वो अपने आप में फिदाइन है, वो हमास के लिए कुछ भी करने के लिए हम कहें कि तैयार रहती है। और
अब जंग, जैसा कि तमाम जंग का जिक्र करते हुए हम लोग उसको एनालाइज करते हैं, तो ये देखते हैं कि अब जंग कोई दो देशों के बीच नहीं लड़ी जाती, बल्कि ये होता है कि तमाम देशों के अलग अलग जो अलाइनमेंट हैं, स्ट्रेटजिक जो अलाइनमेंट हैं, वो उस जंग में कूद कर चले आते हैं। और यही वजह है कि सुपर पावर होने के बाद भी रूस अभी तक हम देखें तो यूक्रेन को नहीं समेट पाया, क्योंकि यूक्रेन के पीछे अमेरिका और नाटो है। दूसरी तरफ आप देखिए कि हमास भले ही 20 किलोमीटर के इलाका गाज़ा में स्थित है, लेकिन उसको जो सपोर्ट है ख़ास तौर पे ईरान का और ईरान के अन्य प्रॉक्सीज़ का, चाहे वो हुती की बात करें या फिर हम हिजबुल्लाह की बात करें या फिर हम सित्ते की बात करें या फिर हम कातिब हिजबुल्लाह की बात करें, तो ये एक बड़ा समर्थन दिखाई देता है। और अगर हम डिस्टेंस के हिसाब से देखें तो हमें शायद नहीं भूलना चाहिए कि इस वक्त ईरान के पास जो ख़ास तौर पे बैलिस्टिक मिसाइल हैं, क्रूज़ मिसाइल हैं, वो डिस्टेंस को कवर करने में कोई उनको दिक्कत नहीं, वो पूरे इजराइल को अपने जद में लेते हैं। सवाल यह है कि क्या ईरान वही ऑप्शन अख्तियार करेगा जो कि अप्रैल हमले के बाद अख्तियार किया, यानी उसने अपनी तरह से मिसाइल और ख़ास तौर पे ड्रोन की बारिश की, लेकिन इजराइल ने अपने कवर के ज़रिए उसको एक तरह से हम कहें कि निराधार कर दिया। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये लड़ाई हिजबुल्लाह वर्सेस इजराइल होगा, या फिर इसमें हम देखेंगे कि ख़ास तौर पर हुती और हुती के साथ एक नया अलायंस हुआ है कातिब हिजबुल्लाह का, वहीं कातिब हिजबुल्लाह जिसका गढ़ ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं कि इराक में है, और वहाँ पर भी पिछले 24 घंटे के भीतर बड़ा हमला बोला किसी और नहीं बल्कि अमेरिका ने, जो इजराइल के साथ पार्टनर है। तो अगर एक तरफ से कातिब हिजबुल्लाह और हुती मिलकर अलायंस करके इजराइल के खिलाफ वॉर क्रिएट करते हैं और दूसरा हिजबुल्लाह करता है, तो ये भले ही हमास को गजा में समेटने में एक तरह से इजराइल को कामयाबी मिली है, आईडीएफ को मिली है, लेकिन ये एक अलग तरह के टू फ्रंट वॉर को हम देखेंगे जो कि ईरान अपने ख़ास तौर पर प्रॉक्सीज के जरिए लड़ सकता है। लेकिन सवाल एक और उठता है कि ईरान की राजधानी तेहरान में इस हत्याकांड को अंजाम देने में मोसाद ने सफलता हासिल की है। सवाल तो दरअसल ईरान के इकबाल पर भी है, सवाल पेजेस्कियन के नेतृत्व पर भी है, और ईरान जब तक खुलकर इसका जवाब नहीं देगा, ईरान को हम कहें कि वर्ल्ड अफेयर्स में बहुत हल्के तौर पर मापा जाएगा। तो क्या आपको नहीं लगता कि सिर्फ प्रॉक्सीज के जरिए काम नहीं चलने वाला, ईरान को खुद उतरना पड़ेगा, और ईरान उतरेगा तो वॉर क्या होगा? देखिए, ईरान उतरेगा तो क्या वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएंगे, बड़ा सवाल ये भी उठता है। और ईरान उतरेगा तो किस तरीके से उतरेगा, क्योंकि जिस तरह से आपने पहले प्रोजेक्टाइल का जिक्र किया था, जब ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस को निभाया गया तो ऐसा लग रहा कि सूडो वॉर गेम चल रहा है, क्योंकि आपने पता है कि किस तरीके से आप जॉर्डन की एयर स्पेस को बंद करते हैं, सारे एयरपोर्ट्स बंद हो जाते हैं, इतने घंटे के अंदर एक बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा, उसमें ब्रिटेन, फ्रांस, तमाम देशों के एयर डिफेंस सिस्टम इसराइल के साथ खड़े होते हैं, ज़्यादातर प्रोजेक्टाइल्स को गिरा दिया जाता है, मिसाइल्स हिट नहीं कर पाती। तो वैसा ही कोई सूडो ऑपरेशन होगा या रियल ऑपरेशन होगा? और रियल ऑपरेशन होगा तो टारगेट्स पर क्या लिया जाएगा? क्या सिविलियन एरियाज को लिया जाएगा या मिलिट्री टारगेट को लिया जाएगा? और ईरान के पास एक दूसरा विकल्प भी है, दूसरा विकल्प जो अभी तक अपने एक प्रॉक्सी के ज़रिए वो कर रहा है। यहाँ बात हो रही है यमन की। यमन जिस तरीके से जहाज़ों को रोक देता है, उस स्ट्रेट पर कब्जा कर लेता है जहां से विश्व व्यापार का 30% हिस्सा जाता है, तो ये वाला काम तो ईरान भी कर सकता है। और ईरान अगर आसपास के जहाज़ों को रोकने की कोशिश करता है तो इसका असर क्या होगा? क्योंकि जो इसका असर होगा वो होगा ईरान के करीबी दोस्त चीन पर, वो इसका असर होगा इंडिया पर। इंडिया वो देश जिसने चाबहार में बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो अगर ईरान ये कोशिश करता है तो वो जो बचे कुचे अलायंस अपने हैं दुनिया में वो भी गवाता हुआ नजर आएगा। तो विकल्प बहुत राहुल, ये नहीं लगता ईरान ऐसा नहीं करेगा, और जाहिर तौर पे ऐसा यमन भी नहीं करेगा। ये कौन कर रहा है? हुत्ती कर रहा है, और जाहिर है कि हुत्ती कोई देश नहीं है, और वो अपने तरह से जिस तरीके से वो कर रहा है वो तमाम देशों के निशाने पर भी है, क्योंकि हुत्ती का पूरा हम जो मोडस ऑपरेंडी देख रहे हैं वो दरअसल कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल के खिलाफ है, उनके ज़्यादा से ज़्यादा शिप्स को टारगेट कर रहा है। लेकिन दो बड़े महत्वपूर्ण बातें हैं जिसमें से आपने कही, उसी से निकल कर आता है कि जब ईरान इजराइल के ऊपर हमला करता है उसके प्रोजेक्टाइल्स तकरीबन 200 की संख्या में होते हैं, जिसमें ड्रोन्स भी है और मिसाइल भी है। उसको इजराइल अपने स्ट्रेटजिक पार्टनर्स के ज़रिए मिलकर पूरी तरह से हम कहें तो निराधार कर देता है। लेकिन वहीं हुती अपने ड्रोन के जरिए इजराइल की राजधानी तेल अबीब में, ठीक वहाँ जहाँ अमेरिकी कॉन्सुलेट है, बड़े हमले को अंजाम देता है और कैजुअलिटी भी होती है। वहीं हिजबुल्लाह जो कि नॉर्दर्न बॉर्डर से देखिए तो इजराइल के कई ठिकानों को दहला चुका है, और हाल में हुई घटना जो गोलन हाइट्स की वो बतलाने के लिए काफ़ी है कि इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है, जो सबसे बड़ा कवच माना जाता है, वो भी 100% कवच प्रदान नहीं कर सकता। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हमला
ईरान से होता है। ऐसे में हमला अगर आप देखिए कि हिजबुल्ला करता है और तीसरी तरफ हूती भी मोर्चा खोलता है, तो ये तमाम हमलों को संभालना आपको लगता है कि इजराइल के बस की बात होगी? निश्चित तौर से इजराइल के बस की बात नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि हूती निशाना बनाना चाहे तो तल अवीव को निशाना बना सकते हैं। मंशा पर ही सवाल है। अगर क्या ईरान बदला लेना चाहता है और वाकई पूरी शक्ति, पूरी क्षमता के साथ, नीयत के साथ बदला लेना चाहता है, क्योंकि नीयत के साथ बदला लिया तो निश्चित तौर से ये एक ऑल आउट वॉर होगा। और उस ऑल आउट वॉर में क्या अमेरिका जाना चाहेगा? क्योंकि अमेरिका के दबाव के बिना, अमेरिका के समर्थन के बिना ना वो ऑपरेशन हो सकता था जो कल रात हमने 2 बजे देखा, ना वो ऑपरेशन हो सकता है जो आने वाले वक्त में हम देखेंगे। अमेरिका का समर्थन इजराइल को चाहिए, चाहे वो डायरेक्टली चाहिए या इनडायरेक्टली चाहिए। और अमेरिका वहाँ वो देश है जहाँ आने वाले 3 से 4 महीने में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में अगर चुनाव के वक्त एक नया वॉर फ्रंट खुलता है तो डोनाल्ड ट्रंप को एक बैठा बिठाया एक नया मुद्दा बन जाएगा। कमला हैरिस की स्थिति वैसे ही बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं बताई जा रही है। मौजूदा जो उनके राष्ट्रपति है वो चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं। तो निश्चित तौर से अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को एक नया वॉर फ्रंट सूट नहीं करता। और ऐसे में बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने दम पे कुछ किया तो वाकई इजराइल अपने दम पर बहुत ज़्यादा दूर तक जाने की क्षमताएं बिना अमेरिका के नहीं रखने वाला। देखिए, मेरा टेक थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले हफ्ते ही नेतन्याहू पूरे हफ्ते के लिए अमेरिकी दौरे पे थे। जो पब्लिक डोमेन में बातें निकल कर आई उसमें देखा गया कि चाहे आप बाइडेन की बात करें या कमला हैरिस की बात करें, उनकी बातचीत जो नेतन्याहू से हुई उसमें युद्ध विराम की बात कही जा रही है। दूसरी तरफ ट्रंप से भी जो बातचीत हुई नेतन्याहू की, उसमें भी सीज फायर की बात कही गई कि युद्ध आगे न बढ़े। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि पूरे कैलकुलेटिव तरीके से 24 घंटे के भीतर इजराइल और अमेरिका ने मिलकर बड़े हमले को अंजाम दिया। क्योंकि सिर्फ मोसाद के बस की बात नहीं थी कि तेहरान में इस तरह के बड़े हमले को अकेले अंजाम दे, उसमें CIA की भूमिका 100% होगी। दूसरी तरफ आप देखिए कि हिजबुल्ला के ठिकानों को जिस तरह से बेरूत के आउटस्कर्ट्स में निशाना इजराइल की सेना ने बनाया, वहाँ भी एयर स्ट्राइक हुआ, बॉम्बिंग की गई और हिजबुल्ला के टॉप कमांडर को वहाँ भी मारा गया। तो ये दोनों काम तो इजराइल करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन साइमल्टेनियसली हम देखते हैं कि एक और बड़ा काम अंजाम दिया जाता है। वो दरअसल कातिफ हिजबुल्ला के खिलाफ इराक में दिया जाता है, बगदाद में दिया जाता है और वहाँ पर ये काम अमेरिका खुद करता है। तो अमेरिका और इजराइल की भागीदारी खुफिया तौर पर देखें तो CIA और मोसाद तेहरान की ज़मीन पर दिखाई देते हैं। इजराइल हमले को अंजाम दे रहा है, तेहरान में मानता नहीं कि उसने दिया है, लेकिन वो इस चीज़ को क्लेम करता है कि उसने हिजबुल्ला के टॉप कमांडरों को मारा। अब तीसरी तरफ देखिए तो अमेरिका जो है वो ईरान के ही प्रॉक्सी कातिब हिजबुल्ला को टारगेट करता है। तो बिहाइंड द कर्टेन जो पूरी स्ट्रेटजी है वो निकलकर अब दुनिया के सामने आ रही है कि किस तरह से इजराइल और अमेरिका दोनों ने मिलकर ही इस प्लान को किया और एग्जीक्यूट किया। जहाँ तक सवाल ट्रंप को लेकर है तो ट्रंप बहुत ज़्यादा वॉर में भरोसा नहीं करते, वो इकोनॉमी में भरोसा करते हैं, उनका कार्यकाल तो ऐसा ही बतलाता है। लेकिन अमेरिकी इंटरेस्ट को किस तरह से मिडिल ईस्ट में फंसाया जाए, इसको लेकर एक प्लानिंग हमें और देखनी होगी, जो कि चीन की है, जो कि रूस की है। अभी हाल ही में पिछले हफ्ते की बात करूं तो मॉस्को के दौरे पर बशर अल असद गए हुए थे और उस दौरे में जिस तरह से पुतिन ने उनको अपने पड़ोसी देशों के साथ जो कन्फ्लिक्ट हैं उसको ख़त्म करने की बात कही, जैसे कि आप टर्की के साथ देखिए इस वक्त जो स्थिति है उसको बेहतर करने की बात कही गई और उसके ठीक बाद टर्की कूदता हुआ चला है इस युद्ध के मैदान में, NATO मेंबर होने के बावजूद कि उसकी सेना जो है उसी तरह इजराइल के भीतर एंटर कर सकती है अगर हिजबुल्ला पर इजराइल हमला करता है, जैसे कि उसने नगोरो करबाख में अपनी सेना को भेजा था, या फिर आप देखिए तो खास तौर पे अन्य देशों में उसने भेजा था जिसका उसने जिक्र किया। और इसके बाद एक और गर्माहट पैदा हो रही थी और टर्की की तरफ से ये जो बयान सामने आए उससे अभी चीज़ें निपटी जाती, तब तक इजराइल ने एक ऐसे बड़े हमले को अंजाम दिया कि आज समूचा मिडिल ईस्ट सुलगता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सवाल है कि क्या ये टारगेटेड अटैम्प्ट्स ही होंगे, प्रोजेक्टाइल यूज़ ही होगा, या फिर ये फुल फ्लेज वॉर होगा? तो फुल फ्लेज वॉर की संभावना तो राहुल हमें सिर्फ और सिर्फ दिखाई देता है नॉर्दर्न बॉर्डर पर, जहां पर अगर चाहे तेल अवीव तो यहाँ से डायरेक्शन देते हुए अपनी सेना को लेबनान में दाखिल करा दे और एक वॉर शुरू हो जाए। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि वहाँ पर जो टेरेन है ग्राउंड फोर्सेस के लिए वो इतना मुफीद और इतना बेहतरीन दिखाई नहीं देता IDF के लिए, तो क्या ये रिस्क इजराइल लेगा? ऐसे में होगा क्या? क्या ये सिर्फ और सिर्फ अटेम्प्टेड वॉर होंगे, एयर रेड्स होंगे, या फिर फुल फ्लेज वॉर से दोनों बचते रहेंगे?
देखिए, आपने भूगोल का ज़िक्र किया कि भूगोल पूरी तरह से हिजबुल्लाह के साथ है, लेकिन भूगोल में एक पक्ष गोलान हाइट का भी है, जहां कुछ वक्त पहले एक बड़ा हमला हुआ था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि गोलान हाइट की तरफ से लेबनान को निशाना बनाया जाए? और अगर वैसा बनाया जाएगा, तो क्या इजराइल लेबनान के साथ, सीरिया के साथ भी युद्ध में जाएगा, यानी थर्ड फ्रंट ऑफ वॉर खुल सकता है? इसमें सवाल ये भी, आपने चाइना का जिक्र किया, तुर्की का जिक्र किया। तुर्की को जवाब दिया गया था इजराइल की तरफ से। इजराइल डिफेंस फोर्स के स्पोक्सपर्सन ने यह कहा था कि जो हालात हुए सद्दाम हुसैन की, वैसे आपके साथ भी हो सकता है। तो निश्चित तौर से एक बड़ा वॉर फ्रंट सस्ता हुआ नज़र आ रहा है। और ऐसे में अगर तुर्की और इजराइल आमने सामने होते हैं, तो फिर नाटो के आर्टिकल 5 का क्या होगा? और अगर आर्टिकल 5 नन एंड वाइल्ड हो जाता है, तो नाटो के भविष्य का क्या होगा? सवाल ये भी उठते हैं कि यूएई और सऊदी अरेबिया, अगर ये व्यापक होता है युद्ध, तो वो किस साइड जाएंगे? क्या सिया सुन्नी के तौर पर वो देखेंगे, या फिर इस्लामिक वर्ल्ड, अरब वर्ल्ड के तौर पर इस युद्ध को देखने वाले हैं? और उसमें इंडियन इंटरेस्ट की बात भी आ जाएगी। इंडियन इंटरेस्ट की बात मधुरिन इस लिहाज से कि हमारी दो बड़ी पोर्ट सिटी जिसे हम डेवलप कर रहे हैं, हाइफा की बात करें, अडानी का बड़ा इन्वेस्टमेंट है। हमारी कोशिश है कि इंडिया से लेकर यूरोप का कॉरिडोर बनाया जाए। हाइफा वो सबसे बड़ा शहर है जो नॉर्दर्न बॉर्डर के पास पहुंचता है, और अगर जंग की शुरुआत हुई तो इंडियन इन्वेस्टमेंट को टारगेट पहुंचाया जा सकता है, नुकसान पहुंच सकता है। अगर ये जंग ईरान तक जाती है, तो हमारे एक और पोर्ट यानी चाबहार को एक नुकसान पहुंच सकता है। तो निश्चित तौर से इंडिया के लिहाज से अगर बात करें मधुरेंद्र, तो क्या लगता है कि अगर ये वॉर ज़्यादा बड़ा होता है, तो हमारे लिए मान के चलिए कि यूक्रेन रशिया वॉर से बड़ा संकट है, क्योंकि यहाँ पे हमारे दोस्त और दुश्मन दोनों ही जगह नज़र आते हैं। लाजमी है, और इसीलिए भारत लगातार ये कहता रहा है कि वॉर सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन बातचीत है। सॉल्यूशन है कि कैसे एक टेबल पर बैठकर दोनों देश मुद्दों को सुलझाएं। तो जाहिर है कि भारत के लिए तो कहीं ना कहीं ये पूरा सिचुएशन एक तरह से देखा जाए तो सूटेबल इकोनॉमिकली नहीं दिखाई देता। लेकिन जो वॉर गेम के प्लेयर्स हैं, दरअसल वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वॉर को डिसाइड करते हैं, और उसी के तहत हम देख रहे हैं कि नेतन्याहू, जो कि एक फ्रेजाइल गवर्नमेंट को लीड कर रहे हैं, जिनके ऊपर प्रेशर है कि वो अपने बंधकों को निकालें। 10 महीने गुजरने के बाद भी हमास के पास अभी तकरीबन 110 से ज़्यादा बंदी हैं इजराइल के, और लगातार अंडर प्रेशर जो इस वक्त हम नेतन्याहू को देख रहे हैं, वो उसी प्रेशर से निकलने के लिए इस तरह के हमले को अंजाम दे रहे हैं। अभी वो प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं, तब तक ईरान या हिजबुल्लाह एक नया, हम कहें कि उनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप कर देता है, जैसा कि हमने गोलन हाइट्स पर देखा, जहां पर हुए हमले के दौरान 12 इजरायली बच्चे मारे गए। और यूं कहें कि 7 अक्टूबर के बाद हुई सबसे बड़ी घटना थी, अगर कैजुअलिटी के तौर पर देखें, जिसके बाद ये मजबूर होना पड़ा इजराइल को कि वो हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान में बड़ा ऑपरेशन करे। लेकिन हमास को अभी तक समेट नहीं पाने की जो कसक थी, उसे ही पूरा करने के लिए दरअसल हमने देखा कि इस्माइल हानिया को कुछ इस तरह से टारगेट किया गया, वो भी तेहरान में। और साथ ही मैसेज किसको दिया गया? तो मैसेज दिया गया ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पेजेस्कियान को कि आगे हल्के में लेने की कोशिश इजराइल को ना करे। तो इजराइल ने जो पेशकश की है दरअसल ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के सामने, इस तरह के ऑपरेशन को, एयर रेड को अंजाम देके, ये अपने आप में कहीं ना कहीं बड़ा चैलेंज तो ईरान के सामने ही है, ईरान के प्रॉक्सीज के सामने है। अगर उनको अपने आप को इस वॉर गेम में बनाए रखना है, अपने डिटरेंट को क्रिएट करना है, तो उन्हें एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देना होगा इजराइल के खिलाफ। अन्यथा फिर वही स्थिति होगी कि सुलेमानी मारे जाते हैं और अमेरिका के खिलाफ ईरान कुछ नहीं कर पाता। अमेरिका ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाता है, ईरान रिटेलिएट करता है जिसका कोई वैल्यू नहीं। शायद इसी की भरपाई करने के लिए हमने देखा कि जब दमिश्क में उनके जो वाणिज्यिक दूतावास है, उसमें ईरान के सुपर कमांडर या उस एरिया के IRGC के जो हेड थे रजा जाहिदी, उनको जब टारगेट किया F-35 से, गोलान हाइट से इजराइल ने, तो पलटवार करते हुए ईरान ने बैरेज ऑफ मिसाइल को इजराइल के खिलाफ खोल दिया, ये बताने के लिए कि ईरान को हल्के में न नापा जाए। लेकिन ये मामला अभी खत्म ही नहीं हुआ था कि इस बड़े घटना को अंजाम देकर इजराइल ने एक बड़ा, हम कहें तो, थ्रेट परसेप्शन पैदा कर दिया है। और इसीलिए माना जा रहा है कि मिडिल ईस्ट पर दरअसल युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। इसीलिए माना जा रहा है कि ईरान अगर रिटेलिएट नहीं करेगा तो ईरान की वैल्यू जो है मिडिल ईस्ट में, वो अपने आप में जीरो हो जाएगी। और जाहिर है कि उसके नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पेजेस्कियान को हल्के में लोग लेने लगेंगे। तो इसलिए ये माना जा रहा है कि ईरान चुप नहीं बैठने वाला, खुद भी हमला करेगा, अपने प्रॉक्सीज के जरिए भी हमला करेगा। अब बात हम अगर करें हिजबुल्लाह के उस इलाके की जहां हम और राहुल खुद रहे हैं, तो टेरेन जैसा आप बता रहे थे, तो जाहिर तौर पे वो टेरेन अपने आप में कहिए तो मुफीद तो नहीं है। लेकिन गोलन हाइट्स की जहां तक हम बात कर रहे हैं, तो वहां एक तरफ हमको लेबनान बॉर्डर दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ जॉर्डन है, तीसरी तरफ सीरिया है, चौथी तरफ इजराइल खुद है। और सबसे बड़ी बात कि उसी गोलन हाइट्स पे वाटर स्टोरेज कैपेसिटी भी है, जिसके जरिए
पड़ोसी जो देश हैं उनकी प्यास बुझती है और उसकी चाबी इजराइल के पास है। तो ये वॉर ज्योग्राफिकल भी है और आर्म्स एम्यूनिशंस के साथ भी है। इस वॉर गेम में कहाँ आपको इजराइल खड़ा दिखाई देता है? इजराइल की प्यास भी बुझती है, इजराइल की भूख भी मिटती है, क्योंकि गोलान हाइट की अगर बात करें, सबसे फर्टाइल लैंड जो है वो इजराइल का गोलान हाइट भी है। लेकिन भारत समेत दुनिया के जितने शक्तिशाली देश हैं उनके मुताबिक गोलान हाइट इजराइल का हिस्सा नहीं है। हालांकि इजराइल ने वहाँ पे अपने किबुत्स बनाए हुए हैं, अपनी कॉलोनी बनाई हुई है। अब ऐसे में जो शांति की आपने बात की, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बुद्ध की बात होनी चाहिए, युद्ध की नहीं, लेकिन क्या बुद्धम शरणम गच्छामि शांति के लिए कोई क्षणिक भी चर्चा हो पाएगी या संभव हो पाएंगे? क्योंकि इस्माइल की मौत या हत्या के बाद जो अभी तक ये लग रहा था कि कतर के ज़रिए दोबारा सीज़ फायर हो सकता है, उसमें हो सकता है इजिप्ट भी साथ दे दे, लेकिन अब ऐसी बात की संभावना बहुत कम लगती है कि जो युद्ध बंधक है वो छोड़े जाएंगे। तो यानी वहाँ पर शांति की संभावना लगभग खत्म हो गई। अब बस सवाल, जिस तरीके से मधुरन जी आपने चर्चा किया, सवाल लाख टके का यही है कि जंग अब ईरान की तरफ से कब होगी, किस तरीके से होगी, प्रॉक्सी से होगी, डायरेक्ट हमले से होगी और कितना वक्त ले सकते हैं। क्योंकि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के लिए 4-5 दिन का वक्त लगा था, तो क्या अब भी 4-5 दिन का वक्त मान के चलें? क्योंकि उनके जो एमईए के स्पोक्स पर्सन, उन्होंने तो साफ तौर पे कह दिया कि इस्माइल के लहू को हम खाली नहीं जाने देंगे, बदला लिया जाएगा। तो बदला किस तरीके का होगा और इससे भी बड़ा सवाल कब होगा? मतलब कितना समय लगता है आपको कि जब अपने सारे जो प्रॉक्सीज हैं, अपनी जो ताकत है, उसका इस्तेमाल करते हुए बदला लेंगे? देखिए, ईरान के संदर्भ में अगर हम बात करें तो अयतुल्ला खुमैनी जो कि सुप्रीम लीडर हैं, डिसाइड तो वहीं करते हैं। तो पेजेस्कियान के लिए ये बड़ा चैलेंज भले ही है, पर खुमैनी को अब ये देखना है कि उनका निर्णय क्या होगा। और जाहिर है कि ईरान के संदर्भ में ये कहा जाता है कि समय, तारीख और हमला, उसकी स्ट्रेटजी, ये सब खुमैनी ही तय करते हैं। तो अब सब कुछ खुमैनी के ऊपर है कि वो कैसे तय करेंगे, इजराइल के ऊपर हमले की तारीख और समय कैसे निर्धारित करते हैं। खुद ईरान हमले को एक तरह से अंजाम देगा या उसके प्रॉक्सीज देंगे, लेकिन कुल मिलाकर यह हमला सिर्फ इजराइल और ईरान और उसके प्रॉक्सीज तक नहीं सिमटेगा। क्योंकि जिस तरह से इस वक्त ईरान को समर्थन हासिल है, खासतौर पे आप देखिए इराक, सीरिया और ख़ासतौर पे इस वक्त टर्की भी एक तरह से समर्थन दे रहा है। बिहाइंड वॉल देखें तो रूस का समर्थन और चीन का समर्थन मिल रहा है। तो ये अपने आप में ईरान की ताकत को बढ़ा देता है। इजराइल के संदर्भ में हम देखें तो जाहिर तौर पे हमें दिखाई देता है कि अमेरिकी समर्थन एक बड़ा समर्थन है, नेटो का समर्थन भी उसको प्राप्त है। तो ये पूरा का पूरा एरिया दरअसल डोमिनेंस के तौर पर देखें तो इजराइल के फेवर में एरिया डोमिनेंस नहीं दिखाई देता, एरिया डोमिनेंस तो ईरान के फेवर में ही दिखाई देता है। लेकिन चूंकि वॉर इस वक्त हाइब्रिड होता है, वॉर इस वक्त नॉन कॉन्ट्रैक्टिंग होता है, उसका अपना एक तरह से देखा जाए तो वो एज इजराइल को अमेरिका के सहयोग से मिलता दिखाई दे रहा है। तो आने वाले वक्त में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ये वॉर जोन कितना खतरनाक होगा। ये क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसे शक्ल सूरत को अख्तियार कर सकता है? क्या ये एक न्यूक्लियर वॉर को जन्म दे सकता है? क्योंकि इजराइल और ईरान का जंग अगर होता है विथ प्रॉक्सी तो ये एक आसान जंग नहीं होगी। दुनिया में ऐसी जंग पहले कभी नहीं देखी गई होगी। जिस तरह के हथियारों से संपन्न ये देश हैं और जिस तरह के खतरनाक इरादों को रखने वाली इनकी सेना है, इनकी खुफिया एजेंसी है और इनकी ताकत तो हम देख ही रहे हैं। तो राहुल, बिल्कुल, आपने अभी प्रॉक्सीज़ का जिक्र किया। प्रॉक्सीज़ तक तो फिर भी ऐसा लगता है कि जंग कंट्रोल में रह सकती है, लेकिन ईरान वर्सेस अगर इजराइल होता है तो स्थिति क्या होगी? स्थिति ईरान के अंदर के मोर्चे पे कैसे होगी? क्योंकि जो आपने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति की बात की, पेजेस्कियान के संबंध खुमैनी से कैसे हैं? वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं और खुमैनी मेजॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं। वो हिजाब को लेकर अलग तरह का मॉडरेट रुख रखते हैं, खुमैनी अलग तरह का रुख रखते हैं। इंटरनल पॉलिटिक्स चाहे अमेरिका की हो या फिर ईरान की हो या इजराइल के अंदर भी बेंजामिन नेतन्याहू की, आपने खुद कहा अल्पमत की सरकारें बहुत ज़्यादा स्थिति नज़र नहीं आती। ऐसे में ये कोहरा है, ये है जंग का कोहरा और ऐसा लग रहा है कि महायुद्ध कभी भी छिड़ सकता है। तो मुझे और मदरेन को दीजिए इजाज़त और हर एक खबर से बाखबर होने के लिए बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्कार। नमस्कार। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।